A very good evening to all of you watching us live on Shiksha's Instagram and on Zoom. Welcome everyone on today's session. So today's session is all about life at AIMS Bhopal, and I'm sure post NEET results, everybody will be busy in counseling process, and then post counseling, you'll be moving ahead to your favorite colleges, medical colleges, private and government both. And in that case, we had done a lot of sessions with AIMS, different campuses, and just adding to it, today we have another student from the campus of AIMS Bhopal, which is considered as, one of the best, second best actually medical institute in India. So why is it so? And, what are the insights about it? How is life at AIMS? Pursuing the medical journey, pursuing the medical career. What does a MBBS student's life looks like, and how does the day starts with, and is it tough, is it easy, how was it with that NEET process. So we'll get to know everything about Khushi's journey, but before that I'll quickly like to welcome Khushi with us. Khushi, hi, and welcome on our session for the very first time. कैसा लग रहा है खुशी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आई एम खुशी मेघानी, आई एम परसुइंग एमबीबीएस। आई एम फ्रॉम 21 बैच फ्रॉम एम्स भोपाल। So Khushi, I mean, how many more years to go for MBBS now? Currently I am in sixth semester, third year, so 2.5 year left from now. Okay. So, firstly, Kushi, we would love to know more about your journey. How was it जब आपने नीट का एग्जाम दिया था way back in 2021 probably. So, उस टाइम पे एग्जाम्स की सिचुएशन कैसे थी like 3 years back? And so let us start with your journey itself from the NEET itself. आपने 2021 में NEET दिया होगा I'm sure. So, उस वक्त एग्जाम लेवल कैसा था? वाज इट वेरी डिफिकल्ट? आई नो दैट वाज अ कोविड टाइम आल्सो, तो काफी इम्पैक्टफुल भी रहा होगा उस वजह से। कैसा था उस टाइम सिचुएशन? एक्चुअली वो मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नहीं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था, वो भी कोविड ईयर था। तो 2020 में वो थोड़ा बहुत ही मतलब अनसर्टेनिटी थी, इस वजह से मेरा 2020 में नहीं हो पाया था। ट्वेल्थ के बाद ऐसा हुआ था कि बहुत अनसर्टेन हो रहा था। जो मई में डेट थी, फिर मई में जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त, ऐसा करते करते सितंबर में फाइनल डेट आई थी, तो ऐसे बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया था। ओके। तो इसकी वजह से फिर ऐसा लग रहा था कि कब आएगा कब आएगा, इसकी वजह से पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही थी। और फिर मैंने कोई कोचिंग भी ली नहीं थी 11th 12th के साथ। वो भी शायद मुझे ऐसा लगता था अपने ड्रॉप ईयर में कि शायद मैंने 11th 12th में जो कोचिंग नहीं ली है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं था। पर शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी कोचिंग ली हुई थी तो सेकंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं होता, और शायद मैं किसी पेरिफेरल कॉलेज में होती और एम्स क्रैक नहीं कर पाती। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग ली थी बाद में, बिलासपुर में। एक्चुअली मैं अभी छत्तीसगढ़ से ही हूँ, तो बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, वहां से मैंने कोचिंग ली थी कैरियर पॉइंट से। उस समय कोविड टाइम था, तो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ही चलता था सब कुछ। तो फिर ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मैं क्या बोलते हैं सब कुछ था, तो उधर कोचिंग ली थी ऑनलाइन। फिर वहां से कोचिंग करके 21 में भी ऐसे ही था। पहले जुलाई डेट आई थी, फिर अगस्त, ऐसे अनसर्टेनिटी थी। बट उस समय मैंने अफेक्ट नहीं होने दिया था अनसर्टेनिटी से खुद को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीख लिया था कि इससे अफेक्ट हुआ तो फिर से जाएगा ये वाला साल। तो बस मेहनत करते रहो, ऐसा। तो फिर सितंबर में जब हुआ तो उसके बाद अच्छे से दिया खुद का, फिर मेरे 681 मार्क्स आए थे। उसके बाद भी मतलब आया था, हमारे एग्जाम के बाद भी सेम न्यूज आई थी, पेपर लीक हुआ है, फिर से पेपर होगा। हम भी बहुत टेंस्ड हो गए थे कि यार फिर से हुआ तो कैसे होगा, 681 मार्क्स आ गए हैं, अभी फिर से तो नहीं होगा इतनी पढ़ाई। हम्म। पर थैंकफुली इस बार जैसी हालत है, हमारे टाइम पे ऐसी हालत नहीं आई थी, और मेरे ऑल इंडिया रैंक 824 आया था, तो मुझे कॉलेज मिल गया एम्स भोपाल। तो फिर तो अच्छा ही उस था। टाइम भी ऐसा सेम सिचुएशन हुआ था, पैनिक वाला सिचुएशन था, एंड एवरीबॉडी वाज टेंस। हाँ। देन सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ हैपनिंग एवरी टाइम जब भी इस तरह का कोई बड़े नेशनल या लेवल एग्जाम होता है। इट्स हैपनिंग एवरी टाइम, बट आई थिंक दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली हम बोल सकते हैं कि द थिंग्स गॉट अ लिटिल वर्स
for the students, but Yeah. we can just hope that it goes well. I think all is well if it ends well. So that believing on that, we really hope and pray कि जो भी एग्जाम्स जिन्होंने भी दिए हैं किसी का वेस्ट ना हो, और everybody could get into their favorite medical colleges that they are aiming at, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत है. So we just hope या कि ये जल्दी chaos खत्म हो जाए, because I have seen and I'm sure आप भी aware होंगे अबाउट द नीट थिंग दैट हैपेंड दिस ईयर, और उसके बाद कई सारे एग्जाम्स पर इसका इफेक्ट आया. कई सारे एग्जाम्स कैंसिल हुए, रीस्केड्यूल हुए हैं, एग्जाम्स के होने के बावजूद भी इसको कैंसिल किया गया है. सो आई थिंक ये जो कैंसिल एंड रीस्केड्यूलिंग होती है, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. सो वी रियली होप. हाँ, I have many seniors who are very tense due to NEET PG exam. या. So it is of that sort of. Hi Sangeeta ji, thank you so much for joining. Sangeeta, आप काउंसलिंग में आप नीट काउंसलिंग की बात करें, राइट? सो नीट काउंसलिंग के लिए आपको जस्ट कीप अ चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, राइट, एनटीए के, एंड वहां से प्रॉब्ली यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली कि कब से क्या स्टार्ट हो रहा है और कैसे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो देर इज अ प्रोसेस by which you can like participate in counseling and then move ahead for your the college choosing process. So Khushi, coming back to you, I know AIMS, all the campuses throughout India is considered the best colleges for medical, right? The government ones, Yeah. they are considered as the best ones. So आपका first choice क्या था for like getting into a college? Was it AIMS Bhopal or you were aiming for some other college? Obviously AIMS Delhi. AIMS Delhi, right? Okay, but you were sort of happy that you received this college, but because it's one of the AIMS, right? And we have got an understanding that AIMS Bhopal is like the second best institute out here in campus. So how does it feel like studying at one of the best institutes in India? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रह के, मतलब आई एम सेटिस्फाइड. ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली नहीं मिला तो कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, क्योंकि मेरे लिए तो एम्स रायपुर भी ठीक था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. तो मेरा एम्स रायपुर तक का भी एम था. मतलब मेरा एम्स का एम तब आया था क्योंकि 2020 के बाद मैं एक बार एम्स रायपुर विजिट की थी किसी रीजन से. मेरे कोई रिलेटिव एडमिट थे वहां पे, तब मैं फर्स्ट टाइम एम्स गई थी. तो जब मैंने एम्स देखा, उससे पहले तक मेरा था कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए. वो फर्स्ट टाइम जब एम्स देखा तो ऐसा लगा था कि नहीं, अब तो एम्स ही चाहिए. मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए, अब एम्स चाहिए. तो तब मेरा सपना सिर्फ एम्स रायपुर तक का था. फिर मार्क्स आ गए तो एम्स दिल्ली चाहिए था. मतलब आई एम फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ना, लाइक. तो फिर लगा कि शायद एम्स दिल्ली मिल जाएगा. मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 78 आई थी, तो आई वाज होपिंग कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा. बट Hmm. ठीक है, फिर एम्स दिल्ली नहीं मिला तो एम्स भोपाल ही सही, बट बेटर देन एम्स रायपुर. तो ठीक है, Right. आई एम So सेटिस्फाइड. absolutely, I'm sure that it has been going good. So firstly, let us tell us about your campus life at AIMS Bhopal. How is the campus at AIMS Bhopal, and academic wise कितना pressure रहता है AIMS में? प्रेशर तो देखिए, एमबीबीएस लाइफ में प्रेशर तो हर जगह ही मिलेगा आपको. बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है कैंपस. और पढ़ाई वगैरह देखेंगे तो फैकल्टीज आर वेरी गुड. दे आर फ्रॉम वेरियस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से आया. पीजीआई, निमहांस हो गया, एम्स दिल्ली से ही बहुत सारे फैकल्टीज है. और फिर एकेडमिक वाइज बहुत अच्छा है, इसलिए तो सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली के बाद. और फिर यहाँ पे बहुत कुछ है. कैंपस लाइफ देखेंगे ना तो बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं. जैसे रेटिना हो गया कल्चरल फेस्ट के नाम पे. स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेस्ट है एनुअल के लिए, तो प्रवाह हो जाएगा. फिर रेगुलर स्पोर्ट्स फेस्ट होते ही रहते हैं, मतलब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के फेस्ट होते जाएंगे. और फिर हर फेस्टिवल को हम अच्छे से, अलग 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 फेस्टिवल आ जाएंगे, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हर फेस्टिवल को अलग से मनाएंगे. और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न फेस्टिवल को मनाते हैं. साउदर्न फेस्टिवल हो गया, विशु हो गया, ओणम हो गया, ये सारे फेस्टिवल को भी मिलजुल के, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, पूरे देश से लोग आते हैं. साउथ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कॉलेज है ना. तो हम्म. फिर सारे फेस्टिवल को मिलके बहुत अच्छे से मनाया जाता है. तो यहाँ पे कल्चर को सीखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है. हम्म. तो कैंपस वाइज बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. और सेंट्रल इंडिया का कॉलेज है तो अच्छा ही है. लैंग्वेज बैरियर नहीं है.
मतलब ऐसा हो जाता ना, अगर मैं एम्स भुवनेश्वर ले लेती तो मुझे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो जाता, थोड़ा उड़िया सीखना पड़ता या ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए तो हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बट ये सेंट्रल इंडिया है तो यहाँ पे हिंदी चलती है, तो उतना मुझे कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बाकी कैंपस में स्पोर्ट्स है, कल्चरल फेस्ट है, और इस साल से तो शायद से हमारा अगस्त में फर्स्ट एवर एकेडमिक फेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम हम जेनेसिस रखने वाले हैं। मैं खुद साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर हूँ, तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, That's nice. होपफुली स्टार्ट हो जाए। That is great. So apart from academics, there is a social life and participating in fest and interaction. So that is also happening on the campus. That's a good thing that हाँ, happens, right? So coming to your clinical exposure, the hands-on training, practical training, वो एम्स में किस तरह की है, and कब से start होती है वो? फर्स्ट ईयर में तो हमारे तीन ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाट, बायोकेम और फिजियो। तो इसके लिए तो जस्ट प्रैक्टिकल लेक्चर्स और थ्योरी लेक्चर्स होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए जो लैब्स है वो वेल इक्विप्ड है। जो अपना एनाटोमी डाइसेक्शन, तो डाइसेक्शन हॉल होते हैं ना हमारे, बाकी जो गवर्नमेंट पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे हमें कैडावर्स, एक ही कैडावर, दो कैडावर मिलते हैं। यहाँ पे हमें 12 बच्चों के बीच एक कैडावर मिला था, यानी कि हमारा 125 का बैच है तो हमें 10 कैडावर्स मिले थे। मतलब हमें बहुत अच्छे से सीखने मिला था एनाटॉमी तो, Oh, मतलब बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कितना अच्छे से मिला होगा। 10 कैडेवर, नॉर्मली मेडिकल कॉलेज में 4 या 5 कैडेवर्स ही मिलते हैं 250 के बैचेस में, और यहाँ 125 के बैच में 10 कैडेवर। तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के लैब्स भी बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड थे, तो हमें लैब वर्क बहुत अच्छा स्किल्ड। और उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, लैब क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। हमें 25-25 के बैचेस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है 25 के बैचेस में। एक 25 के बैच में अगर हमारी ऑब्जी में पोस्टिंग लग गई है तो अगले 25 के बैच की कहीं और पोस्टिंग लग रही है। इससे भीड़ भी नहीं होती है वार्ड्स में, और रोटेट होते रहता है। तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है, पेशेंट्स से इंटरेक्ट, हिस्ट्री टेकिंग सिखाई जाती है, उनसे इंटरेक्शन सिखाया जाता है, और क्या बोलते हैं, डॉक्टर और कंसल्टेंट, एसआर, पीजी, सबके अंडर में हमें ट्रीटमेंट हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है। तो इससे हम सीख पाते हैं कि आगे हमें कैसे अप्रोच करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एक लाइव, मतलब लाइव हम कैसे करने वाले हैं फ्यूचर में, पेशेंट के साथ कैसे रहने वाले हैं, वो सब हम सीख पाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सिमुलेशन सेंटर्स हैं, स्किल्स लैब है, हैंड्स ऑन सब कुछ सीख सकते हैं। लैप्रोस्कोपी हो गया, सब कुछ वेल इक्विप्ड है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो okay, लाइक एम्स है तो इसलिए बहुत कुछ है। right. So coming to the fees structure as well. So what exactly is the fee structure at AIMS Bhopal? फीस स्ट्रक्चर, फीस तो कुछ है ही नहीं। लाइक हमारे 5 साल के 5868 रुपीज लगे थे बस। That's the total amount of जस्ट, fees. हाँ, इंक्लूडिंग एकेडमिक, हॉस्टल एंड लाइब्रेरी, एवरीथिंग। जस्ट हमें मेस का लगता है, मेस का पर मंथ, मतलब पहले जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में तो मेस तो कोऑपरेटिव मेस था, तो पर मंथ 3500 रुपीज लगता था। अभी इंस्टीट्यूशन मेस मेस आ गया है, तो हमें ऐसा है कि 7 मंथ्स का एक साथ हमसे लिया जाता है 20,000 के आसपास। तो वही पर मंथ 2900 हो जाता है ऐसा। Okay, okay, मिनिमल है, मेस का तो उतना लगता ही है, बट जो एकेडमिक फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, ये सब मिला के 5000 कुछ रुपीज है 5 ईयर का, यानी कि पर ईयर 1000 रुपीज जस्ट। okay, तो मैं okay, इसमें तो लाइक फीस मिनिमल है। right. Okay. So, coming, since you're from MP, Madhya Pradesh also, so Chhattisgarh, I'm sorry, you're from Chhattisgarh, and I think या you're all very near to your place also. It's not too far, MP. So, what is the influence of city when you stay at the campus out there? So, Bhopal itself is like very popular for its culture and everything. तो उसका कितना influence दिखता है आपको campus में? कैंपस पे तो देखिए ऐसा ना कि यहाँ पे स्टडी का बहुत प्रेशर होता है, तो हमें चाहिए ना कि रिक्रिएशन के लिए कुछ चाहिए, फ्री टाइम में हम क्या करें, या फिर बहुत थक गए पढ़ते पढ़ते, पूरा वीक हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे वीकेंड पे हमें कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे भोपाल में बहुत कुछ है, लेक्स है, डैम्स है, फिर ट्राइबल म्यूजियम हो गया, या फिर बहुत कुछ। तो अब वीकेंड पे तो ऑब्वियसली सब बाहर चले जाते हैं, संडे को आपको कोई मिलेगा ही नहीं कैंपस में।
अगर आप किसी को भी कॉल लगा के पूछोगे ना, कोई कैंपस में दिखेगा ही नहीं। किसी की स्कूटी से ही आपको कोई नहीं है, सब बाहर है। इसके ओके। अलावा आपको खाने पीने का हम्म। क्यूजीन बहुत अच्छा है यहाँ भोपाल का। और आसपास टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, पंचवटी, पचमढ़ी अच्छा है, या फिर भिमबेटका रॉक शेल्टर्स है, सांची स्तूपा है। मतलब भोपाल के आसपास के एरिया भी है, अमरगढ़ वाटरफॉल्स है। तो हम्म। ऐसा है कि एक दिन दो दिन जाके आप टूरिस्ट टूरिस्ट वाले जगह भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा है कि बहुत कुछ है भोपाल के आसपास। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आप बोर भी हो जाओगे, पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी आराम से हो सकता है। Right. So I think that is very important about this. So I think खुशी बहुत सारे students ऐसे भी हैं who want to pursue the MBBS इस साल, from AIMS Bhopal. So या what will be your suggestions for them जो इस साल, will be pursuing MBBS from there? आई थिंक दे शुड डेफिनेटली कम हियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता। एकेडमिक्स के साथ आपका कल्चरल डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। आपके स्किल्स सिर्फ कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, लिटरेरी एक्टिविटीज भी यहाँ पे बहुत सारी होती है। यहाँ पे डिबेट, जब भी ये रेटिना, प्रभा, ये सब सिर्फ स्पोर्ट्स के इवेंट नहीं होते, कल्चरल इवेंट नहीं होते, यहाँ पे हम उनके साथ लिटरेरी एक्टिविटीज भी कराते हैं। डिबेट हो गया, हर चीज का कंपटीशन होता है, लिटरेरी के जितने भी कंपटीशन होते हैं सारे हम इनमें कराते हैं। उसके अलावा रिसर्च के बहुत एक्सपोजर होते हैं। मैं खुद बहुत सारे रिसर्च में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। STS हो गया, इंट्राम्यूरल हो गया, मुझे इनसे फंडिंग मिल चुकी है, मेरे 2 रिपोर्ट सबमिट हो चुके हैं इनसे। अभी मैं खुद पब्लिश कराने वाली हूँ जर्नल में। तो बहुत एक्सपोजर है यहाँ पे। मेंटर गाइड करते हैं, मतलब फैकल्टीज हमारे मेंटर बन के हमें गाइड करते हैं कि हमें रिसर्च कैसे करना है। फिर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च फोरम है, जिसके थ्रू मतलब मैं अभी, मतलब 3rd ईयर में आके ना हम ये सब चीजों के हेड बन जाते हैं। तो अभी मैं साइंटिफिक सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, मतलब फीमेल सेक्रेटरी। तो फिर क्या बोलते हैं, UGRF के जर्नल क्लब हेड हूँ। जर्नल क्लब्स होते हैं उधर से, क्या बोलते हैं, जर्नल मंथली जर्नल क्लब्स होते हैं, जहाँ पे हम एक आर्टिकल को पढ़ के, कोई भी स्टूडेंट एक गाइड की मदद से आर्टिकल को पढ़ के वहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सिर्फ MBBS कर रहे हो तो सिर्फ क्लिनिकल चीजें ही सीखोगे, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है वही सीखोगे। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई की चीजें सिर्फ नहीं होगी। और फिर घूमोगे फिरोगे वो सब भी होगा। तो बहुत कुछ है। तो आई थिंक यहाँ आने का सोचना चाहिए। Absolutely. So I think that was a great discussion about the campus and why you should join the campus. So any of you who are watching us live can share your query about AIMS Bhopal or about the MBBS journey if you would want to know or understand her experience out here or the kind of schedule or the kind of campus life you'll be able to see here. So we did receive a few queries, Kushi, during the registration also. I would like to pick them up. So I think about admission and fees, we have already spoken. Let us talk about the faculty out here. What kind of, I would say, support do the students receive from faculty and, basis on your day-to-day academics, everyday curriculum. Faculty का support कितना रहता है and how do they help about, in the studies and everything? दे आर वेरी सपोर्टिव, लाइक मेरे केस में बहुत सपोर्टिव है। मतलब आपको कुछ भी डाउट हो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी फॉर्मल नहीं, मतलब फॉर्मली करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मली चाहो तो अप्रोच कर सकते हो, मेल लिखना हो मेल, व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप करना हो। बट दे आर ओपन टू यू डे एंड नाइट। आप उनको आधी रात को भी कुछ मैसेज करोगे, कुछ फैकल्टीज मना भी नहीं करते। आप उनको आधी रात को मैसेज करोगे, वो आधी रात को भी आपको डाउट सॉल्व करके देंगे, अगर वो जागते होंगे आधी रात को ऑब्वियसली। और फिर आप उनके पास कभी भी जाओ, वो फ्री होंगे तो वो आपको तुरंत आपका डाउट क्लियर करके देंगे। लाइक अभी मेरा सेकंड प्रॉप एग्जाम हुआ था, मुझे प्रॉब्लम हुई थी एग्जाम के टाइम पे। थोड़े एग्जाम एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा था। तो फिर कुछ फैकल्टीज थे जो मेरे क्लोज थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। लाइक फार्माकोलॉजी में एक सर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरी जो रिसर्च वाली मेंटर है उनने मेरी बहुत हेल्प की, उन्हें मुझे समझाया कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता है। तो दे आर वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि हर जगह MBBS में टॉक्सिसिटी होती है। दे आर वेरी स्वीट, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे फैकल्टीज। अब कुछ कुछ तो हैं, कुछ होते हैं, बट मेरा अभी तक ऐसे फैकल्टीज से इंटरेक्शन नहीं हुआ जो टॉक्सिक हो। यहाँ पे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है। Right. So I think that is a good point that
faculties are very, very supportive, and they, tend to help you out, and you can reach to them at any point of time. Okay, so there are a lot of students who are also asking ki, is it a right decision to take 2 or 3 drops for NEET after 12? कि एक बार नहीं आया तो फिर वापस से ट्राई करते हैं. What is your idea on that? Is it advisable to take 2 or 3 drops 12 के बाद में NEET के लिए? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, लाइक एक ड्रॉप लिया और नहीं हुआ, बट आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अगले ड्रॉप में कर सकते हो, तो ठीक है दूसरा ड्रॉप. बट 2 ड्रॉप के बाद आई डोंट थिंक इट इज ओके टू टेक थर्ड ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप. मतलब 4 साल अगर आप एक एमबीबीएस के लिए लगा दे रहे हो, तो फिर एमबीबीएस खुद 5.5 साल का है. उसके बाद पीजी करोगे वो और 3 साल का. मतलब पीजी के लिए भी तो आपको ड्रॉप लगेगा ना, क्योंकि नीट पीजी भी हलवा तो होता नहीं है. उसके उसकी प्रिपरेशन भी तो चाहिए होगी ना. फिर सुपर स्पेशलिटी अगर करनी है तो उसके लिए भी ड्रॉप चाहिए होगा. ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके तो पूरी जिंदगी चली जाएगी. फिर अपनी जिंदगी कब जियोगे, पढ़ते ही रह जाओगे. तो आई गेस 3 ड्रॉप, मतलब एक अपना खुद का 12th के साथ वाला अटेम्प्ट और 2 ड्रॉप, उतने में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके आगे तो फिर करना सही नहीं है. Right, right. So, for the next year's NEET 2025, there are a lot of students here who might be like sitting for NEET 2025. So, what was your strategy, or what is your suggestion for cracking NEET in just first attempt and scoring, like 720 marks? उनको आप क्या suggest करोगे, कैसे वो अपना time manage करके चल सकते हैं, कैसे उनकी तैयारी होनी चाहिए अगले 1 साल में? लाइक कंसिस्टेंसी इज द की. रोज पढ़ो. पता है, अगर 7 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो रोज पढ़ो. मतलब तुम, जरूरी नहीं है तुम 14-14 घंटे पढ़ो ही पढ़ो. बाकी लोग होते हैं ना, बहुत 14 घंटे पढ़ के पढ़ निकाल रहे हैं. 7 घंटे पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है. ऐसा नहीं कि मोबाइल बगल में रख के पढ़ रहे हो और पढ़ते जा रहे हो. 7 घंटे जो भी पढ़ रहे हो ना, वो दिमाग में घुसना चाहिए एकदम अच्छे से. और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसा है ना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है. थ्योरी कुछ नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए. और बायो तो सिर्फ एनसीईआरटी. लाइक तुम कोई से भी कोचिंग में होगे ना, बायो के लिए उसके मॉड्यूल्स बिल्कुल मत देखो. बहुत ही अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उनके मॉड्यूल्स में. बायो इज ओनली एनसीईआरटी, और फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली प्रैक्टिस. इतना करोगे ना 7 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली, 1 साल में आराम से निकल जाएगा. मैंने खुद सेकंड ड्रॉप, जो मतलब अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया था ना, तो सेकंड अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैं लाइक सितंबर में मेरा एग्जाम हुआ था, बट मैंने पढ़ना दिसंबर से स्टार्ट किया था, और नेक्स्ट सितंबर में मेरा एग्जाम था. और मुझे माइग्रेन इश्यू था, तो मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं पाती थी, लेट नाइट नहीं पढ़ पाती थी, और ऐसा मतलब था. तो मैं भी ज्यादा पढ़ती नहीं थी. 7 आवर 8 आवर्स इतना ही पढ़ पाती थी. फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी से निकाल ही लिया अच्छे नंबर से. तो कंसिस्टेंसी इज द की. स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, ये दोनों मिक्स करके पढ़ोगे तो आराम से निकल जाएगा. राइट. अगर हम कंपेयर भी करें, लाइक लॉट ऑफ देम आर आस्किंग कि अगर हम कंपेयर करें, एम्स ऋषिकेश वर्सेस आई थिंक इट वाज लेडी हार्डिंग कॉलेज, तो विच वन वुड यू सजेस्ट? इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. लाइक देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप लोकेशन क्या है, मतलब आपके घर से कितना दूर पड़ रहा है. अगर आप दूर जाने को रेडी हो अपने घर से, बहुत मतलब होता है ना, बहुत पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ज्यादा दूर. तो ऐसे बाकी ठीक है. एम्स, आई वुड प्रेफर एम्स ऋषिकेश. At any point of time, of course. Okay. हाँ. So Khushi, we've got a question on Instagram from Shivam. Thank you, Shivam, for sharing your questions. So Shivam wants to know, can you share your strategy about how you used to prepare for physics and PYQs? तो शिवम, आपसे आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करते थे फिजिक्स और पीवाईक्यू. लाइक मेरे जो कोचिंग वाले सर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे. तो मैं उनके जो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो बताते थे ना, मैं वो क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करती थी. मतलब जब वो पढ़ा दिए, वो घर आके सॉल्व करती थी. मतलब लेक्चर के बाद सॉल्व करती थी, ऑब्वियसली उस समय घर पे ही रहते थे. लेक्चर के बाद दोबारा सॉल्व करती थी, और 2 हफ्ते बाद दोबारा सॉल्व करती थी, लाइक रिविजन के लिए. क्योंकि वो जो क्वेश्चंस लाते थे वो पीवाईक्यूज होते थे, वो बहुत डिफिकल्ट वाले. और मैं एक डीसी पांडे करके बुक होती थी फिजिक्स की, उससे सॉल्व करती थी. बाकी क्योंकि डीसी पांडे में पीवाईक्यूज ही दिए होते थे, ये 2 बुक्स से करती थी, और जो मेरे कोचिंग का मॉड्यूल होता था उससे.
तो ये तीनों पीवाईक्यूज इसमें सॉर्टेड होते थे पूरे अच्छे से, तो मैं इससे ही करती थी। बाकी टेस्ट सीरीज मैंने कोई अलग से ली नहीं थी। इफ यू वांट, टेस्ट सीरीज में भी पीवाईक्यू होते हैं, तो आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। क्योंकि मेरी ये क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली नहीं थी कोविड के टाइम पे। बाकी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। Okay, so I think Shivam, that answers your question. I hope you understood कि कैसे आप फिजिक्स और पीवाईक्यूज के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो. बट Another फिजिक्स question. में प्रैक्टिस ही अच्छी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिजिक्स में। Okay, guys, please share your questions, whatever you have to ask about NEET, about AIMS Bhopal. This is your chance. We do not get to connect with these students from AIMS because these really, really are so occupied. It's very, very difficult, but I'm glad ki Khushi could make time for our session. Right. Another question, Khushi, which is very interesting that I could see is how happy you are after entering MBBS. That's another question from a student. I don't know if the student is here. Shubham, I don't know if you're here in the session, but I would want you to answer this. लाइक एग्जाम टाइम में हम हैप्पी नहीं होते कि हम एमबीबीएस में हैं। हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि हम क्यों आ गए, हम क्यों आ गए। बट एग्जाम्स होने के बाद हम हमेशा हैप्पी रहते हैं कि अच्छा हुआ हम एमबीबीएस में हैं। क्योंकि बचपन से ही ड्रीम था एमबीबीएस में आने का। तो हम हैप्पी रहते हैं जब भी हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम खुश रहते हैं कि चलो, मतलब हम जब अपने सीनियर डॉक्टर्स को देखते हैं तो हम लगता है कि हम भी कभी इनके पोजीशन पे रहेंगे। हम भी हमें भी कभी इनकी जितनी रेस्पेक्ट मिलेगी सबसे, पेशेंट से, उनके रिलेटिव से, उनके गार्जियन से, तो हमें अच्छा लगता है। पर जब हम एग्जाम टाइम में रहते हैं और रूम पे बैठ के रात रात भर पढ़ते मरते रहते हैं, तब लगता है कि हम क्यों आ गए। तो चेंज होता रहता है, इट्स लाइक बाइपोलर। तो Yeah. Okay, so I see another comparison. Like if you have to choose, comparing AIMS Bhopal with AIMS Jodhpur and AIMS Bhubaneswar, which would be like your choice? अगेन मैं बोलूँगी लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए भोपाल पास था, तो मैं Okay. भोपाल चूज करती। और अगर भुवनेश्वर, तो मैं कभी चूज नहीं करती। मैंने बोला ना, लैंग्वेज बैरियर, फूड और ये सब भी डिपेंड करता है। तो इसलिए भोपाल चूज करती, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा। फूड में बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती है। जहाँ भी आप जाओगे, पेशेंट से इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज में आएंगे। एम्स में कभी भी हाई फाई पेशेंट नहीं आते, बहुत ही लो कैटेगरी के पेशेंट आएंगे वहाँ पे, और वो लोकल लैंग्वेज में ही अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपको हमेशा ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आ सके। तो इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं तो भोपाल ही सेलेक्ट करती, क्योंकि ये मेरे नेटिव जगह से बहुत पास है। Right. Okay. So all of you who have specific question like AIMS Mangalagiri, Mangalgiri, and all, you can just email us maybe, and we can have your specific answers solved and share. So also talking about when we're talking about these things. Okay. Anmol, I've got your question. I've got your question. So Anmol की question हम पहले pick कर लेते हैं. अनमोल बोलते हैं कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग फॉर्मूलाज एंड आप क्या एडवाइस करोगे आफ्टर एमबीबीएस. सो आई वाज आल्सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि लाइक what next after MBBS, what are you planning to take ahead, like post completing or MBBS, what is that specialization that you'll be picking up. So maybe you can first answer कि आपकी strategy formulas को learn करने के लिए क्या हो सकती है. फॉर्मूला को लर्न करने के लिए, जैसा कि सब एडवाइस करते हैं, फॉर्मूला बुक होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए। और मैं खुद बनाई थी, मेरी एक फॉर्मूला नोटबुक होती थी। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला नोटबुक के अलावा एक A4 शीट लेकर मैं उसमें चैप्टर वाइज लिखती थी फॉर्मूला। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला एक एक A4 शीट में लिख लिया सारे फॉर्मूलाज। फिर एक A4 शीट में लिख लिया मैग्नेटिक्स के फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन के, ऐसा अलग अलग A4 शीट में लिखकर मैं उसे अलग अलग जगह चिपकाना है तो चिपका लो। मेरे पापा अलाउ नहीं करते थे रूम में चिपकाना, वॉल खराब हो जाएगी बोल के। तो मैं उसे जस्ट लिख कर रखे रहती थी, जब भी रिवाइज करना हुआ पेपर निकाल के देख लिया, सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। उसके अलावा जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं हो रहे हैं, उसको मैं नोटबुक में लिखती थी जस्ट, और उससे जल्दी जल्दी रिवाइज करती थी। वो अलग, क्योंकि वो नोटबुक मैं कहीं भी कैरी करके रख सकती थी। पेपर कैरी करूंगी तो खो जाएंगे पेपर, इसलिए सिर्फ नोटबुक में जो याद नहीं होते थे वो फॉर्मूलाज लिखती थी।
तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, पेपर में लिखना हो चाहे नोटबुक में लिखना हो, बाकी यही बेस्ट होता है। अलग से नोटबुक बना लो, सबकी स्ट्रेटेजी सेम ही होती है फॉर्मूलाज के लिए तो। और आते हैं इस पे कि मैं फ्यूचर में क्या लेना चाहूंगी, तो मेरा बचपन से मतलब जब से मुझे समझ आया है कि आगे भी कुछ करना होता है एमबीबीएस के बाद, तो मुझे बच्चों का ही डॉक्टर बनना था, तो फिर मैं पीडियाट्रिक्स ही लूंगी एमडी में। तो ओके, ओके, अगर दैट वुड पीजी बी क्लियर होके रैंक अच्छी आई तो। okay. So I think that answers your question, Anmol, right? So if you have to ask anything else, about those things, you can ask. So जब एमबीबीएस करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं बच्चों को, बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस मिल जाती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं मेडिसिन फील्ड में ही। कुछ आयुर्वेदिक में जाते हैं, कुछ होम्योपैथिक की तरफ चले जाते हैं, कुछ लाइक आपका जो प्लानिंग है। सो आइडियली ये जो चूजिंग होती है ये कैसे होती है, ये हम थोड़ा समझना चाहेंगे। ये आपको आपके रैंक के बेसिस पे मिलता है या आप खुद चूज कर सकते हो? ये एमबीबीएस के बाद हम्म। एक्चुअली आपने जो बोला आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, ये तो नीट के बाद ही डिसाइड हो जाता है, नीट यूजी के बाद ही कि आपको ओके। आयुर्वेदिक बीएएमएस जाना है, बीएचएमएस जाना है या एमबीबीएस जाना है। ये ओके। आपके नीट रैंक से डिसाइड हो जाता है। जिनको एमबीबीएस नहीं लेना है या जिनको एमबीबीएस नहीं मिला, उसके हिसाब से जिनको डेंटल करना है या जिनको आयुर्वेदा लेना है, जिनको होम्योपैथी लेना है, वो अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। फिर एमबीबीएस के बाद जो नीट पीजी देते हैं, तो जिनको मतलब इसका इंटरेस्ट किसमें, वो ये अभी जो एमबीबीएस के दौरान हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, उनको अपने इंटरेस्ट, जैसे मुझे इंटरेस्ट अपना पहले से पता है कि मुझे पीडिया में इंटरेस्ट है, मुझे बच्चों के डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है। किसी किसी को अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता है, या किसी को पता होता है कि उनको दो तीन चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स के दौरान अपना इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम हमें इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। तो इसके हिसाब से वो अपना डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर वो उसके हिसाब से मेहनत करते हैं कि नीट पीजे में उनकी वो रैंक आनी चाहिए, या उसके हिसाब से कॉलेज में डिसाइड करते हैं। बाकी अगर वैसी रैंक नहीं आई, जैसे पीडिया के लिए बहुत ज्यादा रैंक चाहिए होगी मुझे, अगर मुझे किसी अच्छे कॉलेज से पीडिया चाहिए तो बहुत ज्यादा रैंक चाहिए होगी, जो कि देखते हैं आएगी कि नहीं। तो फिर उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। ऑब्वियसली रैंक ही डिसाइड करेगी कि हमें क्या मिलना चाहिए। ओके। ओके। ठीक है। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिसाइड कि आपको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, राइट? गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे फीडबैक पोल आ रही होगी, प्लीज डू फिल अप द फीडबैक पोल, as in how did you like the session, and we tried to cover the life at AIMS Bhopal, and how is it easy, is it hard, or how is it going? I mean, she still has almost 2 years left. So what next? What will she taking up after that, post her ranks? So we're trying to figure out ki how an MBBS student life goes on, and there are different notions that everybody has, and also a lot of you who will be preparing for NEET for the next year. Whatever she has shared, her journey of preparation of different subjects, so maybe you can connect to it. Maybe you can take points of it, that how will you plan the next year, right? When you are like preparing for 12 boards and also sitting for NEET UG. So I think that time is very crucial. And she has shared the key points that you need to follow. You need to be consistent and prepare NCRT. अच्छा, एनसीईआरटी के लिए भी क्वेश्चन किसी ने डाला था कि लोग कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से प्रिपेयर कर लो एंड नीट यूजी विल बी डन। इज इट ट्रू या आपको कुछ एडिशनल भी करना पड़ता है उसके साथ? बायो के लिए तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, बट फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं होता। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। पीवाईक्यूज देखो, मॉड्यूल्स अगर कोचिंग लिए तो मॉड्यूल्स बनाओ, पीवाईक्यूज बनाओ और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स देख लो, बट मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं होगा सिर्फ। Okay, okay. So you need to have a little additional. So do you want to refer any books or something जो आपको याद हो that is of great help, or next year we students can take help of that? लाइक फिजिक्स में तो मैंने बताया, मैंने डीसी पांडे सॉल्व की थी। और केमिस्ट्री में तीन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इसकी मैंने अलग अलग सॉल्व की थी। अ, नाम मुझे अभी याद नहीं है। No worries. Okay.
So those were the books that you referred for physics and for your chemistry. And for bio, you say that NCRT is more than enough, right? I mean, it'll हाँ. work for you. Okay. Guys, if you have any more questions, you can share it, and I would request, and anybody of you who did not feel like the session did not go, please let us know in the feedback in the mail that what did not go according to you in the session, what you did not like in the session, and if you have anything to ask, because I think काफी लोग यहाँ पे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम मेरा 168 आया है इस बार क्या करूँ, that since they'll be facing the counseling thing. So आपका स्कोर क्या था, if they want to ask, like आपका स्कोर क्या था नीट पे? मेरा 681 था आउट ऑफ 720. Okay. Right. So I think these are the things. And lastly, AIMS Bhopal as an institute कितना supportive है for students, like for placements and everything, वो आपको कितना यहाँ पे help दिखता है? एम्स भोपाल काफी सपोर्टिव है. लाइक यहाँ तो इंटरनल इंटरनल वो भी है, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोल सकते हैं. Okay. मतलब हम यहाँ पे अगर यूजी यूजी कर रहे हैं, यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे पीजी सीट्स भी हमारे लिए थोड़ी बहुत रिजर्व्ड है कि अगर हम यहाँ से पीजी करना चाहें तो. थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं है, पता नहीं कितनी परसेंट है, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं. Okay. तो बाकी एम्स में ऐसा नहीं है शायद. थोड़ा है, जैसे हमारे सीनियर्स जो यहाँ से पास आउट होके गए हैं वो यहाँ पे पीजी कर रहे हैं. Okay. तो अच्छा है, सपोर्टिव है. और अभी डायरेक्टर सर यहाँ पे चेंज हुए हैं, मतलब 2 साल हो गया. तो वो बहुत कुछ डेवलप करा रहे हैं, न्यू बिल्डिंग्स, अभी और ज्यादा बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं. 3 बिल्डिंग्स हमारी कॉलेज बिल्डिंग एक्सटेंड हुई है अभी, हॉस्पिटल बिल्डिंग एक्सटेंड हो रही है अभी. ऐसे Okay. करते करते बहुत कुछ डेवलप हो रहा है जल्दी जल्दी. बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है. तो आई गेस स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी आके ये सब डेवलपमेंट देखना चाहिए. Right. I think that was great. And I think that we can wrap up our session for today here itself. I think we have discussed almost a lot of things. And I hope we could answer and, understand what exactly life at Bhopal, AIMS Bhopal. I think this was the first session we had from someone from Bhopal campus and understand what exactly campus life is there. We did have sessions from Rishikesh, from Delhi campus. But this was the first time we had someone from the Bhopal campus. It was नाइस टॉकिंग टू यू. आई थिंक जिस तरह से आपने शेयर किया वो सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंस जर्नी नीट का एंड योर chaotic टाइम, आई थिंक दैट विल रियली मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि दीज हैव बीन केसेस गोइंग ऑन सिंस इयर्स. एंड आई थिंक आप किसी भी कैंपस में हो, आई थिंक द वे यू टेक अप योर जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप कहीं से भी एक्सीड कर सकते हो, कहीं से भी सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? So yeah, on that note, we love to wrap up our session for today. And Khushi, thank you so very much आपकी जर्नी शेयर करने के लिए and the entire experience and जो चीज आपने शेयर की through out. आई थिंक काफी हेल्प होगी जो बच्चे अभी आपके जूनियर्स बन के जाएंगे, उनको काफी समझ में आएगा कि इनसाइट्स क्या है, एम्स भोपाल में कैसा रहा है, हाउ वाज इट एट द कॉलेज. यस, उमेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज put up your question here in the chat. You have raised your hand. Quickly, just share your question if you want to ask something from Khushi about the campus or about her MBBS journey. If you want to ask quickly, you can share your question here in the chat itself, right? Okay, ठीक है. So I think that's it for today's session. And Khushi, thank you so much. आप आए हमारे साथ, अपने अपनी सारी चीजें शेयर की. Anything else, guys? You want to share something or you want to ask something? Please do it right away before we wrap up the session. Anything you want love to know about AIMS Bhopal campus, about the MBBS journey out there, or maybe about the courses and everything, you can straight away ask here, and Khushi can answer you. Else, you can connect with us on Telegram community. So I think Khushi, you can drop off maybe. And yes, okay, I'll just pick another question for you, Khushi. Any theatre society in AIMS Bhopal? This is a question from Azhar on Instagram Live. So any theatre society that they have? Not yet, but we are planning, like our this time we have, मतलब अभी 3rd ईयर में हमारी स्टूडेंट यूनियन है, तो अभी हम क्लब्स बनाने की सोच रहे हैं. डांस क्लब तो है, म्यूजिक क्लब तो है, बट थिएटर क्लब अभी तक तो नहीं है. Okay. बट श्योरली वी विल डू वन. Okay. Okay, Shivam is here again. Shivam saying, ma'am, please share your chemistry strategy. केमिस्ट्री में यार तीनों, लाइक तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग ही रखना, मिक्स तो बिल्कुल मत करना, और तीनों की बुक्स भी अलग अलग आती हैं, तो अलग अलग उससे बनाना. इन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस
तो स्ट्रेटेजी मुझे याद नहीं है मेरी। फिजिकल के तो क्वेश्चंस ही लगाना, और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस अच्छे से याद करना। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, कैटलिस्ट वगैरह देख लेना, मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आते हैं थोड़े बहुत। फिजिकल केमिस्ट्री को तो फिजिक्स की तरह ही लेना, लाइक दे आर इक्विवेलेंट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़े बहुत। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का उतना स्ट्रेटेजी मुझे याद नहीं है। मतलब मेरे को फिजिक्स पसंद थी, केमिस्ट्री उतनी खास पसंद नहीं थी, तो Yeah. याद नहीं। Okay, I hope that answers your question. Thank you, Azhar. I hope that answers your question, right? So they are planning for a theatre society soon, and hopefully they'll have it. So thank you, guys. Thank you, Kushi, for joining in. And I'm also quickly sharing the Telegram link for all of you here. I think Kushi, you can drop off if you want. ओके, थैंक यू एवरीवन। Bye, Kushi. Thank you so much. So I'll quickly share the Telegram link with all of you to join our community in case you want to reach out to us, or if you have any questions, you can drop your questions here itself, or you can directly share an email with us and we will answer all your questions. Okay? So we'll answer all your questions. You can straight away send your questions to us and quickly fill up the poll. I think all of you can see that poll on your screens. If you want to connect with Khushi, we'll connect with her on LinkedIn itself, right? You can connect with her on LinkedIn itself. All right. Thank you, guys. Thank you. If you have any questions, just connect with me on Telegram community. Be part of this community, and share your questions or doubts. It's for all of you, right? Thank you.